नमस्कार दोस्तों। आज हम मार्केट में गए थे तो हमको एक अच्छा सा मॉडल पेपर दिखाई दिया। जब इस मॉडल पेपर को लेकर हमने देखा तो इसमें वही प्रश्न हमको दिखाई दे रहा था जो हर बार आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, और सारा का सारा प्रश्न एकदम एनसीईआरटी का हूबहू दिखाई दे रहा था। थोड़ा महंगा पड़ा, लेकिन मैंने इस मॉडल पेपर को ले लिया और इसी मॉडल पेपर का एक सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने वाले हैं। आप लोग पूरा वीडियो को फुल देखना है, क्योंकि इसमें 85% चांसेस बनता है कि यही सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न फंसेगा आपके फाइनल परीक्षा में, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। पूरे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक सेट का बता रहे हैं, सारे सेट का बताऊंगा, सारे सब्जेक्ट का, ठीक है ना, एक एक करके। तो आपको 80 में 40 ही काम है। वीडियो को पूरा देखिएगा तो कम से कम आपको अंदाजा लग जाएगा कि 80 में हम कितना टिक लगा रहे हैं, ठीक है ना। ये बहुत खास वीडियो है आप लोग के लिए, ठीक है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो देखना स्टार्ट करिए। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो बाबू इसमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है ना, हीरा का अपर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। और कितना होता है तो 2.42 होता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। दूसरा नंबर प्रश्न है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या है। तो बाबू आवर्धन का कोई भी सही मात्रक नहीं होता है, इसलिए उसको हम लोग मात्रक विहीन कहते हैं, और इसका इंग्लिश होता है यूनिटलेस। तो आप लोग आंसर देना ऑप्शन नंबर डी को, मात्रक विहीन। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा देखने के लिए करता है, उसके प्रतिबिंब को बड़ा देखने के लिए करता है। तो अवतल दर्पण का करता है, ठीक है ना। तो तीसरा का आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। अगर कहेगा दोस्तों धनात्मक तो क्या होगा, आभासी यानी कि काल्पनिक और सीधा होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो सी नंबर कब होगा, जब धनात्मक आएगा, लेकिन ऋणात्मक का है तो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर है तो दर्पण कौन सा होगा। तो बाबू 5 का उत्तर होगा श्रीमत समतल दर्पण होगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या। तो 2 गो होता है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, एक होता है एफ, एक होता है 2f। इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो बाबू साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है। तो साइड मिरर के रूप में हमेशा प्रयोग होता है तो आपका उत्तल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर के रूप में आप लोगों को याद रखना है सभी विद्यार्थियों को, ठीक है ना। इसको जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, एक लाइक कर दीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किए होते। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण होगा। तो बाबू 8 का आंसर होगा श्रीमत समतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है, देखो समतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, याद रखना है आप लोगों को। बी नंबर मिल जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर भी आपका अवतल दर्पण ही होगा। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो पीतल का प्रयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। तो 11 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम का अपर्तनांक म्यू का मान होता है। तो बाबू साइन आई बटे साइन आर होता है। बी नंबर वाला करेक्ट उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो बाबू नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है। तो परितारिका होता है, जिसको आप लोग आइरिस बोलते हो। क्या बोलते हो, एक मिनट, परितारिका, हाँ ठीक है, परितारिका जिसको आप लोग आइरिस बोलते हो, इंग्लिश में क्या बोलते हो, आइरिस बोलते हो। अगला क्वेश्चन है जब पानी के बूंदों के भीतर एक पूर्ण परिवर्तन होता है तब ऐसे इंद्रधनुष को कहा जाता है। तो बाबू 14 का आंसर मिलेगा ए नंबर, प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं, क्योंकि इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, ये प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोधकता का सही मात्रक होता है। तो बाबू ओम मीटर होता है, जो आंसर आपका डी नंबर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है। तो बाबू 16 का आंसर मिल जाएगा आपका ए नंबर, बढ़ता है। क्या होता है, तो बाबू बढ़ता है। 16 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। 17 नंबर आपका प्रश्न है कि 12 वोल्ट के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में किया गया कार्य। तो 12 में 2 से गुणा कर दीजिएगा, 24 जूल आपका आंसर मिल जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा। तो बाबू इसको सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आर बराबर आपका 1 + 2 बराबर 3 ओम हो जाएगा, और भी का मान आपका 6 दिया है। तो आई का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि आर बराबर भी बटे आई होता है। भी बटे आई यानी कि आई बाहर निकालिएगा तो भी बटे आपका आर हो जाएगा। तो भी का मान 6 है, आर का मान 3 है। तो आपका 2 आंसर कट के मिलेगा, और 2 एम्पियर आपका मान दिया गया है बी नंबर में, ठीक है ना। इसको याद रखना है। और एक और बात मैं आपको बता दूं,
जो भी विद्यार्थी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं और चाहते हैं कि अभी से भी अच्छे से पढ़ाई करके बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न कम से कम नंबर प्राप्त कर ले, और तो उन लोगों के लिए एकदम संभव है। मैं 199 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव का गेस VBI सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सही दे रहा हूँ। वो परीक्षा में 100% लड़ेगा, बस उसको एक बार लेकर अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से रिविजन कर लीजिए, आंसर सही आपको दिया जाएगा और आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है ना। तो जिसको भी लेना है बाबू, आप लोगों को मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, आप लोग उस पर पेमेंट करके गूगल पे फोन पेटीएम आप ले सकते हो। आपको मैं व्हाट्सअप पर सेंड करूँगा, आप अपने व्हाट्सअप नंबर दे देना। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है तो आप किसी दूसरे के माध्यम से भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे को फ़ोन करके बता देना, ये मेरा नंबर है, ये मेरा फ़ोन पे है, ठीक है ना। फ़ोन पे नंबर है 9679677939 ठीक है, 94 है और 07 है, ये मेरा पे फ़ोन नंबर है। रंजन कुमार लिखिएगा पे फ़ोन पर, आप पेमेंट करोगे तो, और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, जिसको भी लेना है इसी पर पेमेंट करके आप लोग ले लेना, ठीक है ना बाबू। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है कि फ्यूज तार किन दो बिंदुओं का मिश्र धातु होता है, तो सीसा और टीन का होता है। सीसा और टीन का, टीन यानी कि एसएन, सीसा यानी कि पीबी होता है, यानी कि आपका 19 का आंसर क्या मिलेगा बाबू, तो डी नंबर मिल जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है आपका कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। 21 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो बाबू उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, आंसर मिल जाएगा ए नंबर। आपका 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो बायोगैस और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं होता, बाकी पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अब अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस ऊर्जा के कैसा स्रोत है, तो बाबू प्राकृतिक गैस ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत होता है, ठीक है ना। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो बाबू सोडियम को आसानी से काट सकते हो, इसके अलावा लिथियम हो गया, लिथियम को भी काट सकते हो, पोटेशियम को भी काट सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी मुलायम तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, तो बाबू 25 का आपका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, O2, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है लौह चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो बाबू आपका 26 का उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ए नंबर मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है ना। अगला आपके पास प्रश्न है 27 नंबर, ये प्रश्न है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में, तो बाबू 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण और अवकरण के साथ साथ होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अमोनिया के एक अणु अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है अमोनिया NH3, तो नाइट्रोजन यानी कि 1:3 हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर मिल जाएगा बाबू, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 28 का आंसर मिल जाएगा डी नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आणविक सूत्र, धोने का सोडा यानी कि धोबिया सोडा भी बोलते हैं इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, बाबू सी नंबर वाला हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र है, तो बाबू विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र क्या होता है, विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, बी नंबर वाला इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, तो बाबू 31 का आंसर क्या मिलेगा, आप लोग को याद रखना है बाबू, 31 का आंसर मिल जाएगा आपका डी नंबर, CH3COOH दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है ना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं कि धातु का ऑक्साइड होते हैं, तो बाबू धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो क्षारीय टाइप का होता है ज़्यादातर, ठीक है ना, तो आपका 32 का आंसर मिल जाएगा बी नंबर, इसको याद रखना है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बाबू सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, ठीक है ना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि, तो बाबू 34 का आपको उत्तर याद रखना है, इसका आंसर मिलेगा आपका सी नंबर, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, यही कारण है, ठीक है ना, इसको याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं, तो बाबू वो धातु होता है आपका सोडियम, जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि निम्नलिखित क्रमों में कौन सा क्रम धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम प्रदर्शित करता है, तो बाबू 36 का आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, ठीक है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा, कॉपर, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा सी नंबर वाला होगा। अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने वाले तत्व का परमाणु संख्या क्या होता है, तो बाबू 37 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोगों को याद रखना है, सी नंबर वाला अपवर्तित रहता है, यानी उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो बाबू धातु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो धातु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है एथेनॉल के क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH होता है, ठीक है ना, इसको याद रखना है। अगला आपका प्रश्न है 40 नंबर
ये प्रश्न है कि CH3OC2H5 का यूपेक प्रणाली के अनुसार उसका नाम क्या है, तो इसका आंसर सही उत्तर होगा, ठीक है ना। आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथॉक्सी मीथेन होगा, एथॉक्सी मीथेन, क्योंकि C2H5 को एथॉक्सी कहेंगे और ये हमारा आएगा मीथेन, क्योंकि ये ईथर में जाएगा, ईथर में, इसलिए हम इसको एथॉक्सी मीथेन कहते हैं। इधर से हम लोग नाम काउंट करते हैं, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है, तो बाबू याद रखना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या देता है, तो आप सभी विद्यार्थी लोग इसको याद रखना, और योगशील अभिक्रिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो 42 यानी कि 42 का आंसर ए मिलने वाला बर्जेलियस ने किया था। आंसर याद रखना है आप लोगों को। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो बाबू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन होता है, तो आप लोग को याद रखना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपका होता है सी नंबर वाला C2H6 होता है। ये हमारा बेंजीन का अणु सूत्र होता है और यही हमारा करेक्ट उत्तर भी होगा, इसको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म, आधुनिक नियम के अनुसार, अगर आधुनिक कह दिया तो परमाणु संख्या होगा, क्या होगा बाबू, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होगा। अगर मेडलिप कहेगा तो परमाणु द्रव्यमान होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा आधुनिक है तो परमाणु संख्या ही होगा। इसको अच्छे से आपको बारीकी से याद रखना है सारे विद्यार्थियों को, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका है कि हीलियम परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, तो 45 का आंसर होगा। दो होता है, हीलियम के 2 होता है, हाँ 2 ही होता है, हीलियम 2, परमाणु संख्या भी 2 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला आपका क्वेश्चन आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण, तो 46 का आंसर क्या होगा बाबू, 46 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, बढ़ता है, क्या होता है, तो बढ़ता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है BSI और G किस प्रकार के तत्व होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा सिलिकॉन, यानी कि लास्ट में एन आया है तो हम कह सकते हैं ये क्या है, तो बाबू हम लोग इसको क्या कहेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या कहोगे आप लोग, तो इसको उपधातु बोलना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है एक परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों की संख्या 20, यह आवर्त सारणी किस पीरियड और किस वर्ग का तत्व है, तो 48 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4 और वर्ग 2, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है मेडलिप के आवर्त नियम में तत्वों का आधार क्या है, मेडलिप के, देखो मेडलिप के आवर्त नियम, तब जब मेडलिप कह दिए तो परमाणु द्रव्यमान होगा, मतलब कि डी नंबर वाला 49 का उत्तर होगा। अगर आधुनिक आएगा तब परमाणु संख्या होगा। और 50 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन वृक्क रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो बाबू वृक्क रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप सभी को याद रखना है, नेफ्रॉन कहते हैं कि न्यूरॉन कहते हैं। मानव में डायलिसिस थैली भी होता है और वृक्क रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, बताइए तो इन दोनों में क्या आंसर होगा, काफी लोग कंफ्यूजन है, देखिए तो क्या होगा, जल्दी बताइए कमेंट करके उसका आंसर। इसका आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। अब देखते हैं आप लोग क्या इसका आंसर देते हो, कंफ्यूजन हो ना। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो लाइपेज होना जो इसका आंसर हो जाएगा 51 का सी नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन है पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है, जो आंसर आपका ए नंबर सही होगा, ठीक है ना। 52 का आंसर ए नंबर। अब हम 53 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं। मछली के हृदय में कुष्ठों की संख्या होती है, तो बाबू कितने होते हैं, मछली के हृदय में कुष्ठों की संख्या कितना होता है, 4 होता है। देख लो बाबू कितना मतलब कि जबरदस्त ये मॉडल पेपर है, ठीक है ना, बहुत जबरदस्त है, थोड़ा महंगा है लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त है, ठीक है ना। इसको याद रखना है। 53 का आंसर आपका, मछली के हृदय में कितने कुष्ठ हो, 4 ना होते हैं, नहीं 2 होते हैं ना बाबू, कितने होते हैं मछली के हृदय में, आप लोग को याद रखना है 2 होते हैं ना छोटू, तो इसको याद रखना 2 होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हृदय से रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर द्वारा पंप किया जाता है, तो नीलय के द्वारा किया जाता है। आपका 54 का आंसर आपका मिल जाएगा, बी नंबर, इसको याद रखना है, ठीक है ना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ 55 नंबर, तो 55 नंबर क्वेश्चन है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ठीक है ना, इसको याद रखना है, बी नंबर मिल जाएगा 55 का। अगला क्वेश्चन है कि वृक्क रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, ये देखो 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो उसको क्या कहते हैं बाबू, इसको क्या कहते हैं, तो देखो इसका आंसर क्या दिया है बाबू, इसका आंसर नहीं दिया है क्या, इसका आंसर देखो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन होता है, मानव में डायलिसिस थैली, लेकिन दोस्तों इसका आंसर होगा न्यूरॉन, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं है। देखो नेफ्रॉन तो होता है मानव में डायलिसिस थैली, ऑप्शन में दिया ही नहीं है, लगता है कि इसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ डाउट है, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है कि न्यूरॉन का एक और नाम हो, ठीक है ना, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, जैसे ही याद आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन आ गया ना, मानव में डायलिसिस थैली है, तो बाबू 57 का उत्तर क्या होगा, 57 का आंसर नेफ्रॉन होगा ना, इसका आंसर नेफ्रॉन होगा, ठीक है ना। याद रखो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन होता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है, तो बाबू मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 सेंटीमीटर दिया है, तो आपका आंसर क्या
क्या होगा आप लोगों को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 से 10 मीटर लंबाई होती है, ठीक है ना उसकी। अगला क्वेश्चन है पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है? तो 59 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विसरण के द्वारा। जीव जो पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनके पोषण प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो बाबू आपका 60 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी कहलाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, तो मनुष्य में जो पाचन क्रिया प्रारंभ होती है वो कहाँ पर होती है? मुख में। अगला क्वेश्चन है कि रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपका है कि स्थलीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन किसके रूप में होता है? तो बाबू आपका 63 का सही उत्तर हो जाएगा, आप लोगों को याद रखना है, सी नंबर हो जाएगा यूरिया। अगला क्वेश्चन है रक्त एक तरल संयोजक उत्तक है किम की, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? तो आप लोगों को याद रखना है, ए नंबर होगा। यह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी उत्तकों का संयोजन करता है, ठीक है ना, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो बाबू 65 का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, विसरण के द्वारा, ठीक है ना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो बाबू आपका 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका विज्ञान। निम्नलिखित में स्वपोषी कौन है? तो बाबू 67 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरे पौधे होते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखना है। 68 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? तो 68 का करेक्ट उत्तर मिलेगा सी नंबर, ठीक है ना, याद रखना है। प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो आपका 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मेरुरज्जु में बनते हैं, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मेरुरज्जु सुरक्षित रहते हैं तो कहाँ पर रहते हैं? तो 70 का आपका करेक्ट उत्तर में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना है। पराकोष में पाया जाता है तो परागकण पाया जाता है, 70 का आंसर बी नंबर होगा, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गर्भ यानी कि भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त करने वाली संरचना है, तो बाबू 72 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लेसेंटा, ठीक है ना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, जनसंख्या नियंत्रण के लिए पुरुष द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली एक सरल विधि क्या है? तो इसके लिए एक सरल विधि क्या है? तो बाबू आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कंडोम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर की अंडाणु निषेचित होता है, तो बाबू आपका 74 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, फैलोपियन नलिका में, ठीक है ना, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बौने पौधों को दर्शाता है? तो डबल स्मॉल टी हो जाएगा सी नंबर। घेंगा किस समुदाय का प्राणी है? तो मोलस्का समुदाय का प्राणी है, आपका 76 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा, इसको याद रखना है। अनुवांशिकी का जनक कौन है? तो बाबू मेंडल है ना, अनुवांशिकता के जनक कौन है? तो मेंडल हो जाएंगे, सी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर है कि मेंडल के द्विगुण संक्रमण प्रयोग में F2 पीढ़ी में प्राप्त लंबे एवं बौने पौधों का लक्षण पर रूपी अनुपात है, तो बाबू 78 का सही आपका उत्तर होगा ए नंबर, 9331, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है संतान का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? तो बाबू 79 का आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, माता पिता के रुधिर वर्ग पर। जंगली गोभी से किस सब्जी का विकास किया गया है? तो बाबू इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, इनमें सभी का, ठीक है ना। और दोस्तों इसका आंसर मैं नीचे दिया हूँ ताकि आप लोग भी इसका PDF प्राप्त कर सकें। इसका PDF लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम में मैं सेंड कर दिया हूँ, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम नहीं चलाते तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। और अगले आपको वीडियो मिलेगा आपको सोशल साइंस का, ठीक है ना, सोशल साइंस का भी आपको मैं दूंगा एक सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कितने लोग देखना चाहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए, और आप लोगों को कितना सही हुआ 80 में आप लोग ये जरूर कमेंट करके बताना, ओके बाबू।